नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ ही विवाद शुरू हो चुका है। कम सीट मिलने से आरजेडी बेहद नाराज है और खुलकर मीडिया के सामने अपनी नाराजगी को आरजेडी ने जाहिर भी कर दिया। कांग्रेस और जेएमएम को फिर से इस फॉर्मूले पर विचार करने का अल्टीमेटम आरजेडी की तरफ से दे दिया गया है और ऐसे में आशंका है कि अगर बात नहीं बनती है तो कल सुबह 11 बजे के बाद गठबंधन की गांठ खुल भी सकती है। इंडी गठबंधन में फॉर्मूले पर फसाद। क्या चुनाव से पहले होगी बड़ी टूट? आरजेडी गरम, साथियों को अल्टीमेटम। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। इंडी गठबंधन में जैसे ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हुआ, गठबंधन में ऑल इज वेल कहने वाले नेताओं के दावे की हवा निकलती दिखी। सीएम आवास पर बातचीत और फॉर्मूले में कम सीट मिलने से आरजेडी को इतना जोर का झटका लगा कि दर्द सबके सामने आ गया। कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। रांची में मीडिया के सामने पार्टी की पीड़ा सुनाने बैठे मनोज झा ने कहा, 3 से 4 सीट पर लड़ने के लिए कहना किसी के सामने अपना गला काट कर रखने जैसा है। झारखंड में 22 सीट पर मजबूत जनाधार का दावा कर रहे आरजेडी ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सोमवार 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक में आप 3 या 4 पे लड़िए। तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। जिस पार्टी का जहाँ जो हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। तो अभी आप हक के हिसाब से कितनी सीटें कह रहे हैं? उनको सब फीडबैक मिल गया है। आज हो जाएगा फाइनल? ज्यादा में नहीं हुआ तो अकेले लड़ेंगे की? तैयार है पार्टी? नहीं होगा तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी साफ शब्दों में जेएमएम कांग्रेस को हिदायत दे रहा है कि सीटों की संख्या पर सम्मान से समझौता नहीं होगा। हालांकि आरजेडी के इस प्रेशर पॉलिटिक्स पर कांग्रेस जेएमएम का दावा है कि जल्द ही आरजेडी नेता फिर से गठबंधन में भी ऑल इज वेल का दावा करेंगे। ये आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। अन्यथा बातें से बात बहुत बिगड़ती भी है और बात से बात बनती भी है। हम लोगों ने अपना चर्चा की है और उस चर्चा से वो भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना होगा। बहुत जल्द मनोज झा जी जो हमारे भाई हैं वो बयान देंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। जाहिर है सीटों के बंटवारे के साथ ही इंडी गठबंधन में गांठ सबके सामने आ गई है और अब टूट की एक बड़ी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी मनोज झा ने ये जरूर कहा कि वो हर हाल में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक तरफ सीधा अल्टीमेटम और दूसरी तरफ साथ साथ रहने का दावा फिलहाल समझ से परे है। ऐसे में गठबंधन के तीनों प्रमुख घटक दलों के अलग रुख का इंतजार है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीटों के बंटवारे का दर्द जो है वो सिर्फ आरजेडी को नहीं हुआ, अब आरजेडी के बाद सीपीआई का अल्टीमेटम भी इंडी गठबंधन में टूट के एक और संकेत को दे रहा है। सीटों को लेकर सीपीआई का दबाव सीधे तौर पर अब सामने आ चुका है। 15 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी सीपीआई। अब सीपीआई ये दावा कर रही है
कि भाई इस गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी इस गठबंधन के सभी दलों की है। संख्या पर समझौता नहीं, 15 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी सीपीआई। अगर गठबंधन में नहीं बनी बात तो 15 विधानसभा सीट पर अपना दमखम सीपीआई दिखाने के लिए तैयार है। और हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, आरजेडी को एक तरफ दर्द था, अब तो सीपीआई को भी इस बात का मलाल है कि इतनी कम सीटें हमारे साथ, ये अन्याय जैसा है। जरूर, देखिए अभी इंडिया गठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अब तक सुलझा नहीं है। और जहां तक बात आरजेडी की है, आरजेडी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कल सुबह 11 बजे तक का समय। और मनोज झा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब फिर कोई पत्रकार वार्ता नहीं होगी, आपके मोबाइल पर ही वो सारे मैसेज चले जाएंगे कि कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे तो उन्होंने ये बातें मीडिया के लिए कही हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ये जेएमएम और कांग्रेस को अल्टीमेटम है कि आपके पास भी समय 11 बजे दिन तक का ही है। जो अब तक हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इस वक्त भी बातचीत चल रही है, कई राउंड की बातचीत, टेलीफोनिक बातचीत हुई है और यहां से लेकर दिल्ली तक जो नेता हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपने कहा, सीपीआई 15 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। सीपीआई के साथ अब तक कोई सीट को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। जो माले है, सीपीआई एमएल है, उसके साथ जरूर चर्चा लगातार चल रही है। आज देर रात तक ये बातें भी सामने आ सकती हैं, फिर से एक बार वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर माले ने कहा है कि वो 4 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेगी, वो बगोदर हो, राजधनवार हो, निरसा हो और सिंदरी हो। इससे कम में अगर एक भी सीट कम होती है तो माले भी आपको आरजेडी की तरह ही हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से बाहर नजर आए। तो अब ये देखना होगा, समय बहुत कम है। सीटों की संख्या की इस दबाव वाली राजनीति जो नाराजगी के साथ जाहिर की जा रही है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर सीपीआई हो, संख्या को बढ़ाने का ही तो एक दबाव है जो इस वक्त किया जा रहा है। आपको कितनी गुंजाइश दिखती है कि हाँ इस पर मंथन चल रहा है, बातचीत हो रही है, तो इसमें फेरोबदल हो सकता है? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं और हम ये कह सकते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तब अंदर भी कुछ बातें हो रही हैं, चाहे वो आरजेडी के नेताओं के साथ हम कह लें या कांग्रेस के जो दिल्ली में बैठे हुए झारखंड के नेता हैं वो लगातार आरजेडी के नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ अगर मैंने कहा कि माले के लोग भी जो नाराज हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, और ये नाराजगी वाली जो बात है उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ आधार यही है कि जो जहां मजबूत है, जो लगातार कहा जा रहा था कि जिस सीट पर जो जहां मजबूत होगा, जिसकी सांगठनिक पकड़ होगी, जिसकी सामाजिक पकड़ होगी, उनको वहां चुनाव लड़ना चाहिए और इसी आधार पर कहा जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जेएमएम इस पर आपत्ति जता रही है कि आरजेडी के लोग जितनी सीट पर दावा कर रहे हैं वहां उनका आधार उतना नहीं बनता है, ये जेएमएम का जरूर कहना है। इसलिए जो अल्टीमेटम दिया गया है वो यही कहते हुए दिया गया है कि अभी आपने 3 से 4 सीटों की पेशकश की है, हम 11 बजे तक का समय आपको देते हैं। अब ये सीट जो है ऊपर कितनी जाती है, अगर मैं कोट करूं, उनके बयान को मैं देखूं तो मनोज झा ने कहा कि भाई जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, उस बैठक से भी दर्द हुआ, कष्ट हुआ, तो क्या ये मानकर चले कि वहां पर भी बातचीत करने की तो गुंजाइश रही होगी लेकिन कुछ हुआ नहीं? देखिए, इसके पीछे जो हमारे पास जानकारी है, जो बातचीत हो रही थी और एक नेता ने जो बातें रखी, जो प्रस्ताव रखे थे, उसी से बात जो है वो जिस कष्ट वाले शब्द का उपयोग उन्होंने किया मनोज झा ने, वो बात इस तरह से हुई थी कि जब शुरुआत हुई तो उनके तरफ से, जेएमएम की तरफ से एक नेता ने कह दिया कि आपका यहाँ आधार बहुत सीमित होता जा रहा है, पहले के मुकाबले आप उतने मजबूत नहीं हैं, जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आपकी स्थिति मजबूत नहीं है। और इन्हीं सभी बातों के बाद उन्हें 3 से 4 सीट पर ही चुनाव लड़ने की पेशकश की गई थी, जहां लोग 22 सीट के आंकड़ों के साथ बैठे हों और अगर वहां 3 से 4 सीट की बात सामने आ जाए तो कोई कितनी देर तक बैठ सकता है। तो बिल्कुल, इसलिए आरजेडी के लोग जो है वहां से इस दबाव का कितना असर होता है? कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार हम सब कर रहे हैं कि संख्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, और अगर बढ़ी तो ये संख्या घटी किसकी? क्या जेएमएम अपनी तरफ से सीटों को छोड़ेगी या कांग्रेस को अपनी सीटों का त्याग करना होगा? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। इंडी गठबंधन में दरार पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने तंज कसा है, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव के वक्त ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है।
झारखंड में जो सरकार में शामिल गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीनों का संबंध स्वार्थों का संबंध है, मलाई खाने का संबंध है और सत्ता के माध्यम से पैसे धन कमाने का। उनके किसी योजना में जनता को केंद्र बिंदु बना करके काम नहीं करना, ये उनका संकल्प है। संकल्प सिर्फ पैसा ही कमाना है। इसलिए जब सीटों के बंटवारे का सवाल आता है तो आरजेडी नाराज दिखता है। वही आरजेडी है जो झारखंड के गठन का सबसे ज्यादा विरोध किया था। लालू जी सबसे ज्यादा विरोधी थे अलग राज्य का। देखिए, उन लोगों का अपना मामला है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर आपकी पार्टी में जब से टिकट बंटवारा हुआ, आप बगावत के अब थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, हम लोग बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये मामला हम लोग सब सुलझा लें। अरे हम करेंगे, थोड़ा बहुत चलता है। चुनाव के वक्त इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त में ये सब चीजें होती रहती है, इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सीईसी की बैठक स्थगित हो चुकी है। आज ये बैठक होने वाली थी, लेकिन ये बैठक स्थगित हो गई है। अब ये बैठक कल शाम 5 बजे होगी और ये बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बैठक के बाद उम्मीदवारों को लेकर नाम सामने आ पाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र पर बैठक में चर्चा होनी है। सूत्र ये जानकारी देते हैं, जो हमारे संवाददाता हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पहले महाराष्ट्र पर चर्चा होगी और फिर झारखंड पर भी चर्चा होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तैयारी पूरी नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया गया आज के लिए। अब ये बैठक कल शाम 5 बजे होगी, सूत्र ये कह रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर लुइस मरांडी से जुड़ी हुई। लुइस मरांडी बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं। आज देर शाम तक के लिए ये जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा जो है वो आज कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है और जेएमएम का दामन थामती हुई लुइस मरांडी आपको नजर आ सकती हैं। रघुवर सरकार में लुइस मरांडी मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर चुकी हैं। दुमका से अगर बात करें तो विधायक रह चुकी हैं लुइस मरांडी और इस बार दुमका से बीजेपी ने सुनील सोरेन को टिकट दे दिया और इस बात का अंदेशा उन्हें भली भांति रहा होगा और संभवतः ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है लुइस मरांडी के बीजेपी का साथ छोड़ने और जेएमएम का रुख करने की तरफ। तो चुनाव का मौसम है। चुनाव के पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। पूर्व विधायक रमेश उरांव का इस्तीफा जो है वो बीजेपी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पद से, मोर्चा के जिस राष्ट्रीय मंत्री पद की हम चर्चा कर रहे हैं वहां से इस्तीफा दे दिया गया है। बाबूलाल मरांडी को चिट्ठी में अपना दर्द बयां करते हुए इस्तीफा सौंपा गया। समीर उरांव को लेकर सवाल उठाए गए। बीजेपी जिलाध्यक्षों पर गबन का आरोप लगाया गया। मन की बात कार्यक्रम के 1000 के गबन का आरोप भी जिलाध्यक्षों पर लगाया गया। पीएम मोदी के नाम से चुनाव जीत रही है बीजेपी, कार्यकर्ता अब मेहनत करने से कतराने लगे हैं, ये भी कहते हुए नजर आए। और इंडी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर खटपट शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके जेएमएम अपने घर से ज्यादा विरोधी बीजेपी में खोट निकालने में जुटी हुई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की ऐसी मजबूरी कि एक ही चुनाव में बाप और बेटा और भाई, इसके साथ बहू को भी टिकट देना पड़ रहा है। जेएमएम ने दूसरे के परिवारवाद पर बोलने वाले बीजेपी के नेताओं पर भी जमकर तंज कसा। जनता पार्टी की दरिद्रता इस बात से झलकती है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ही चुनाव में बाप बेटा दोनों को उम्मीदवार बनाया। नहीं तो होता ऐसा था कि बाप यदि लोकसभा लड़ रहा है, बेटा विधानसभा, मां यदि विधानसभा लड़ रही है तो बाप उनका बेटा लोकसभा। लेकिन एक ही सदन के लिए भाजपा का दरिद्रता उम्मीदवार के मामले में इस प्रकार का है
कि एक ही चुनाव में बाप बेटा को उतारना पड़ा। जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी की लिस्ट जारी करने पर निशाना साधा है। बीजेपी पर हमला करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी को परिवारवाद की पार्टी करार दे दिया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी में महिला सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण पेश किया गया है। पार्टी के किसी बड़े नेता की बहू, पत्नी और बेटे को टिकट दिया जाना ये नायाब ही तो है। जो पार्टी बड़े बड़े बातें कहती रही है परिवारवाद के बारे में, खुलान को देख लो। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी, चंपा सोरेन जी अपने और बेटे, और रघुदास जी के बहू। और अफसोस की बात है कि जिसने कोई राजनीतिक त्याग नहीं की हो, सिर्फ यही कि ससुर जी जो है राज्यपाल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 21 अक्टूबर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। हेमंत सोरेन कल भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अनंत प्रताप देव और गढ़वा विधानसभा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम 11 बजे गोसाईबाग सभा स्थल से सीधा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन में शामिल होने वाले हैं। अनंत प्रताप देव और मिथिलेश ठाकुर के नामांकन के बाद हेमंत सोरेन टाउन हॉल में आयोजित सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। हम लोग नामांकन के बाद फिर से जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्योंकि जनता के बीच जाना पड़ता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर 5 वर्ष का, और जनता ने हमारी रिपोर्ट कार्ड पर भी पहले ही मुहर लगा दिया है, क्योंकि अब जनता एक एक जन के मुंह पर यह बात है। तो धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। ऐलान के बाद से ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी बीच रागिनी सिंह ने चास नाला काली मंदिर में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता। पहली लिस्ट 66 प्रत्याशियों की जारी कर दी है। झरिया से इस बार फिर से रागिनी सिंह पर विश्वास जताया है और फिर से रागिनी सिंह को प्रत्याशी घोषणा कर दी है। अब प्रत्याशी बनी रागिनी सिंह अपने क्षेत्र में भ्रमण भी शुरू कर दी है और जो यहाँ के शुभचिंतक हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हम अभी ललन चौबे के पास हैं, जो कि पुराने कद्दावर कांग्रेसी थे, अब वह भाजपा में लोकसभा चुनाव के समय शामिल हो गए। विधायक भी बनेगी रागिनी जी, और भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत सूझबूझ के साथ प्रत्याशी इनको बनाया है। झरिया विधानसभा में जो उत्साह है, जो लगन है, और जिस तरह से अभी की जो सरकार की स्थिति है, जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, परिवर्तन के रूप में देख रही है। झरिया की जनता किसे आशीर्वाद देगी वह तो आने वाले चुनाव रिजल्ट से पता चलेगा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह इस समय पूरी तरीके से विश्वास में है, क्योंकि उनका कहना है कि झरिया से रागिनी सिंह नहीं, जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। पूर्व सांसद गीता कोड़ा को बीजेपी ने पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर से प्रत्याशी बनाया, जिसे लेकर गीता कोड़ा का यह दावा है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, क्योंकि हेमंत सरकार ने सबसे ज्यादा युवाओं को ठगा है। इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल का फूल जरूर खिलाए। बड़ा वर्ग नाराज है, दुखी है कि हम लोगों ने ऐसी सरकार बनाई। सबसे बड़ा जो दुखी वर्ग है वो है युवा वर्ग। युवा वर्ग को हेमंत सोरेन ने सबसे ज्यादा ठगा है। तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद से कोडरमा विधानसभा में रेस जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर कोडरमा में बीजेपी ने आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया गया और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मूल मंत्र दिया गया। भाजपा के द्वारा बीती रात अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद आज कोडरमा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव भी अपने समर्थकों के साथ बैठक की है और लगातार अब बैठकों का दौर भी आगे जारी रहने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नीरा यादव हैं, जो जिनके ऊपर भाजपा ने तीसरी बार अपनी विश्वास जताया। मैडम, तीसरी बार आपको भरोसा जताया है पार्टी ने, क्या कुछ कहेंगी? बेसिक रूप से सबसे पहले तो हम अपने
केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें तीसरी बार जो सौभाग्य प्रदान किया है सेवा करने का, उसे हम पूरे तन मन धन से पूरे अपना एक एक समय समाज के प्रति न्यौछावर करके हम कार्य करने का काम करेंगे। देंगे आज आशीर्वाद संवाद के दौरान जो विश्वास जताया है उसका प्रति उत्तर वो तीसरी बार कमल खिला करके झारखंड में सरकार बनाने में अपना काम करेंगे। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड के रामगढ़ से, जहां NH 33 पर बस में आग लग गई है। टोल प्लाजा के पास ये आग लगी। रांची से बस रामगढ़ जा रही थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हुई है। टोल प्लाजा के पास अचानक से बस में आग लग जाती है। शिवम ट्रांसपोर्ट की ये बस, और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे आग के गोले में ये पूरी की पूरी बस जो है शिवम ट्रांसपोर्ट की ये बस जो बताई जा रही है वो तब्दील नजर आई। हालांकि राहत की बात ये कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वक्त रहते सभी बस से बाहर उतर गए। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इन तस्वीरों को देखकर आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे, हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि आग पर जब तक काबू पाया, आग की वजह से ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। हालांकि टोल प्लाजा के पास ये बस जो रांची से रामगढ़ जा रही थी, इसमें आग कैसे लगी ये अभी सामने नहीं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।